गुड आफ्टरनून बच्चों। बेटा हम मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे अबाउट एडी करंट, और जहाँ से हमें कंडीशन मिली थी कि जो करंट किसी भी कंडक्टर के बल्क पीस में प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है, व्हेन एवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर इज चेंजेस। और उसके साथ साथ हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे कि जब कभी भी हम किसी मैग्नेट को ऑक्सीलेट करवाएं और उसके पास हम किसी भी एक मेटलिक शीट को पुट करते हैं या प्लेट को पुट करते हैं, रखते हैं बेटा, तो उसकी वजह से इसका जो ऑक्सीलेशन है दैट इज वो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन होगा। और ये रिजल्ट हमें जो मिला था, ये मिला था ऑन द बिहाफ ऑफ एडी करंट। एडी करंट प्रोड्यूस होगा और वो इसके मोशन को अपोज करेगा। और उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि यदि हम एक लाइट मेटल डिस्क को पुट करते हैं ओवर द टॉप ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जैसे ही हम इस एसी के स्विच को ऑन करते हैं बेटा, तो उस केस में लाइट मेटलिक डिस्क यहां से उठ के कहीं दूर जाके गिरती है। और ऐसा क्यों, तो इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। इसी कैटेगरी में हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लिया, जिसमें एक मेटल की शीट जो आपको नजर आ रही है कुछ इस तरह से, और इसको बेटा ऑक्सीलेट करवाया जा रहा है बिटवीन पोल पीस ऑफ द मैग्नेट्स। फर्स्ट, जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ रखते हैं और इसको ऑक्सीलेट्स करवाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से ऑक्सीलेट करेगी और कुछ टाइम के बाद ये रुक जाएगी। केस फर्स्ट। लेकिन सेकंड केस में बच्चों, जैसे ही हम इस मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन कर देते हैं और उसके बाद इसको ऑक्सीलेट करवाते हैं, तो बेटा इसमें अगेन क्या होगा, सोचे जरा। जैसे ही हम इस शीट को लेके इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं इसको, तो ये शीट इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करेगी। सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज शीट, तो ये शीट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी इस तरह से, तो अब क्या होगा, फील्ड लाइनों का इफेक्ट इस पे इंक्रीज होगा, जिससे फ्लक्स इंक्रीज होगा, और फ्लक्स इंक्रीज होने से इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा। और वो इस मैनर में होगा ताकि वो इस फैक्टर को अपोज कर सके। मीन्स इधर जो पोलैरिटी जनरेट होगी दैट इज नॉर्थ, या ये कहें बैक साइड में जो पोलैरिटी जनरेट होगी वो साउथ। कब, जब ये शीट फील्ड में एंटर करेगी। अब जैसे ही ये शीट बेटा इस फील्ड से बाहर निकलेगी कुछ इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जैसे ही शीट इधर से आई कुछ इस तरह, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर निकलेगी बच्चों, तो अब इस शीट के कॉरस्पॉन्डिंग या इस प्लेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज होगा। और जब फ्लक्स डिक्रीज होगा, अब क्या होगा, अगेन एडी करंट प्रोड्यूस होगा, और वो इस मैनर में होगा ताकि वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट मिलेगा हमें, वो उसके फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। इट मीन जब ये बाहर जाएगी तो इस तरफ जो पोलैरिटी जनरेट होगी बेटा वो साउथ होगी, और पीछे की तरफ इसकी तरफ नॉर्थ होगी, क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है और वो बाहर जाने से भी रुकेगी। तो जहां पहले केस में शीट इस तरह से मूवमेंट कर रही है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, विद मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस तरह से आके जल्दी रुक जाएगी एज कंपेयर टू प्रीवियस केस। सो अगेन वी हैव द डैम्प्ड ऑक्सीलेशन whenever the magnetic field is switched on. What will be your answer if we take a sheet like this, जिसको हमने स्लॉट्स कट का नाम दिया है। सेम चीज है बेटा, अब इसमें हमने क्या कर दिया, इस शीट का कुछ एरिया जो है वो रिड्यूस कर दिया। तो इन दोनों में क्या होगा, तो आंसर है इसमें भी वही सेम प्रोसेस, इसमें भी वही सेम प्रोसेस। मतलब जब इसको हम बाहर ले जाके छोड़े थे तो उस केस में यहां एडी करंट प्रोड्यूस हुआ था, और जिसकी वजह से डैम्प्ड ऑक्सीलेशन मिला। सेम बच्चों यहां पर भी ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें कुछ एरिया डिक्रीज कर दिया हमने कटिंग करके, और एरिया के डिक्रीज होने से अब इस रीजन में जो फ्लक्स लिंक होगा वो नहीं होगा। मतलब एरिया के घटने से इस रीजन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सो इट मीन्स इस रीजन में कोई एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब इस रीजन में एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ एडी करंट डिक्रीजेस। और यदि एडी करंट की स्ट्रेंथ बच्चों घट गई, इसका मतलब इस बार जो अपोजिशन होगी वो पहले के मुकाबले लेस होगी। मतलब मैं आपसे कहता हूं कि विदाउट मैग्नेट इसका जो टाइम है सपोज 1 मिनट है, विद मैग्नेट इसका टाइम जो सपोज करें कितना है, 30 सेकेंड है। तो बच्चों इस बार जो टाइम होगा, सोच के देखें जरा क्या होगा, इस वीडियो को पॉज करके। इस बार जो टाइम होगा बच्चों
वो 30 से ज़्यादा होगा, क्योंकि अपोजिशन इस बार कम है। तो यदि हम इस टाइम को टी डैश मानते हैं और इस टाइम को टी मानते हैं बेटा, सो टी डैश इज ग्रेटर देन टी। सो ऑल दीज आर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द एडी करंट। And now we have the applications of eddy current. So first one is electromagnetic damping. बच्चों आपने मूविंग कॉइल गैलोमीटर देखा हुआ है बड़े अच्छे से लैब में, और बच्चों जब हम उसमें करंट फ्लो करते हैं बेटा तो उसमें हमें एक डिफ्लेक्शन मिलता है। अब सपोज करें हमने करंट फ्लो किया सर्किट में जिसमें एमसीजी मूविंग कॉइल गैलोमीटर भी कनेक्ट है, और अब वो पॉइंटर जो है वो कुछ डिफ्लेक्ट हुआ इस तरह से, इन दिस वे, और मैं आपसे कहूं बेटा रीडिंग पढ़ो। मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों रीडिंग बताओ क्या होगी, तो आप कहेंगे सर रीडिंग तो तब पढ़ें जब ये पॉइंटर एक पॉइंट पे आके रुके। ये फ्लक्चुएट कर रहा है, स्लाइटली ऑक्सिलेट कर रहा है। सपोज मैं कहता हूं ये रीडिंग 5 है, ये रीडिंग 3 है, तो वो 3 और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। रीडिंग कब पढ़ेंगे आप? जब वो एकदम से आके एक पॉइंट पे रुक जाए। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता कि जब भी कभी एक सिंपल गैल्वेनोमीटर के अंदर हम करंट फ्लो करते हैं बेटा, तो वहां पर वो आके पॉइंटर इस तरह से डिफ्लेक्ट करता है। तो अब उस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, अब उस प्रोसेस स्टॉप करने का मतलब जो डिले लग रहा है हमें रीडिंग पढ़ने में, उस डिले को अवॉइड करने के लिए बच्चों हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को हमने यहां नाम दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। और यहां पर बेटा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था टॉर्क जो है इस कॉइल पे कितना लगता है, दैट इज NIBA। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, दिस इज द एक्सटर्नल टॉर्क। और इस टॉर्क से ये कॉइल क्या करता है बच्चों, घूमना शुरू करता है। और जब ये कॉइल घूमेगा तो बेटा यहां पर एक रेस्टोरिंग टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वैल्यू होती है इक्वल टू K इंटू थीटा, वेयर K इज द रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ये हमने आई थिंक पहले बात की थी इसके बारे में। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि जो टॉर्क हमने अप्लाई किया है वो सपोज हमने मान लिया 10 न्यूटन मीटर अप्लाई किया है। अब इस 10 न्यूटन मीटर से ये घूम रहा है, तो जैसे जैसे घूम रहा है वैसे वैसे इसमें रेस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हुआ। कितना जनरेट हुआ? सपोज 2 न्यूटन मीटर। अप्लाइड टॉर्क 10 है, रेस्टोरिंग टॉर्क 2 है, रिजल्टेंट टॉर्क कितना बचा? 8। अभी भी घूमेगा, और इसके साथ कनेक्ट है पॉइंटर, ये क्या करेगा? ये डिफ्लेक्ट करेगा। इस थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे रेस्टोरिंग टॉर्क बढ़ेगा। ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8 सपोज। अभी भी ये 10 है, ये 8, रिजल्टेंट 2, एक्सटर्नल का इफेक्ट ज़्यादा है। लेकिन बच्चों जैसे ही ये 10 हो गया, ये भी 10 में है, तो अब हमें मिला नेट टॉर्क इज 0, एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेज। और इक्विलिब्रियम स्टेज आते ही नेट टॉर्क 0 हो गया, मतलब सिस्टम के हिसाब से ये कॉइल रुक जाना चाहिए। लेकिन बच्चों ये कॉइल जो घूम रहा है इस तरह से रेक्टेंगुलर कॉइल, ये कुछ ऐसे करता है, इन दिस वे, ये मूवमेंट कर रहा है, एक पॉइंट पे नहीं रुक रहा। और इसके साथ जो पॉइंटर कनेक्ट है बेटा वो भी क्या करेगा? वो भी मूवमेंट करेगा। तो इसकी वजह से हमें डिले लग रहा है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए जरा। सो व्हेन ए स्टेडी करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, it is deflected. Normally the coil oscillates about its equilibrium position due to inertia. अब नेट टॉर्क 0 आ गया बेटा, तो इसका मतलब सिस्टम कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। तो इनर्शिया की वजह से ये मूवमेंट करता रहेगा। सो वी कैन नॉट रीड द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन until the coil come to rest. So to avoid this delay in reading of galvanometer, the coil is wound over a non-magnetic metallic frame. ये आपको एक मेटलिक फ्रेम नजर आ रहा है, और इसके चारों तरफ हमने इस कॉइल को वाउंड किया हुआ है। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि जैसे ही ये घूमेगा तो उसकी वजह से इस मेटलिक फ्रेम में एडी करंट सेटअप हो जाएगा, और वो एडी करंट इसके मोशन को अपोज करेगा। तो इसका मतलब जो कॉइल है बेटा, नेट टॉर्क 0 होते ही वो क्विकली, तुरंत इक्विलिब्रियम पोजीशन को इंस्टेंटली एक्वायर कर लेगा। और यदि कॉइल रुक गया तो कॉइल के साथ जो पॉइंटर कनेक्ट है वो भी एकदम से रुक जाएगा। और इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, एंड दिस इज नोन एज डेड बीट गैल्वेनोमीटर। इसको बेटा हम बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर।
तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यूज होता है डेड बीट गैलोमीटर में। नीडल एकदम से आके रुक जाएगी और अब आप फटाक से रीडिंग को स्टडी कर पाओगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो एडी करंट की वजह से हमने जो टाइम ज़्यादा लग रहा था उसको कट कर दिया। इसी कैटेगरी में हम नेक्स्ट ले सकते हैं। वी हैव 2 पाइप्स, वन इज पीवीसी पाइप एंड द सेकेंड वन इज मेटलिक पाइप। और उसके साथ साथ बेटा हमारे पास एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो इनके कंपैरेटिवली लेस है, ताकि इजीली ये इसके अंदर से पास हो सके। हमने क्या किया बेटा, हमने इस मैग्नेट को लिया और ड्रॉप कर दिया। सपोज मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये मैग्नेट इसके अंदर से होती 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 और नीचे हमने हाथ लगा रखा है, हमारे हाथ पर आकर गिर गई। कितने टाइम में? से 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, वट एवर, फर्स्ट केस। लेकिन बच्चों जब इसी मैग्नेट को हम डालते हैं किस में से? दूसरे पाइप में से। दोनों की लेंथ सेम है, इंटरनल डायमीटर सेम है, लेकिन नेचर अलग अलग है। ये पीवीसी एंड दिस इज द मेटलिक पाइप, जो हम घरों में यूज करते हैं, हमारा वही हो गया सिंपल, और ये हमारा मेटलिक पाइप है। तो इस बार अब आप नीचे जब हाथ लगाएंगे इस मैग्नेट को पकड़ने के लिए ड्रॉप करने के बाद, तो आप देखेंगे क्या कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है उस मैग्नेट को आपके हाथ तक पहुंचने में। ऐसा क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट। इसमें कोई एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज अ पीवीसी पाइप। लेकिन बच्चों इसके अंदर क्या होगा, इसमें जैसे ही हम इस मैग्नेट को ड्रॉप करेंगे बेटा, तो ड्रॉप करते ही जब ये मैग्नेट इस मेटलिक पाइप की तरफ आएगी, तो अब आप सोचें क्या होगा। तो इस पाइप के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स इंक्रीज होगा, और बच्चों जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो यहां जो पोलैरिटी जनरेट होगी वो सेम होगी। ये नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, और नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा बेटा? म्यूचुअल रिपल्शन होगा। तो एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और जिसकी वजह से इस मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन होगा बेटा, इट विल बी लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा बेटा विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यदि हम बात करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो जी से लेस होगा। क्यों होगा? एडी करंट प्रोड्यूस हुआ और उसकी वजह से यहां अपोजिशन लग गई। अब जैसे से मैग्नेट चलती जाएगी धीरे धीरे अंदर, वैसे वैसे इस पोर्शन पे क्या होगा? फ्लक्स बढ़ता जाएगा, और फ्लक्स बढ़ने से ये फेसेस क्या करेंगे? एक नॉर्थ पोलैरिटी को एक्वायर करेंगे, और उसकी वजह से म्यूचुअल रिपल्शन होगा। तो इस पे एक फोर्स लगा, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से लेस हो जाएगा। और जैसे ये मैग्नेट यहाँ से बाहर आएगी कुछ इस तरह से, तो बेटा ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब इस पोर्शन से जब मैग्नेट बाहर आएगी, और नीचे हमने हाथ लगा रखा है, तो बच्चों अब इस हिस्से पे फ्लक्स डिक्रीज होगा, और जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो पोलैरिटी अपोजिट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर पोलैरिटी बनेगी नॉर्थ, और वो नॉर्थ इस साउथ को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से फिर से क्या होगा? इसकी अपोजिशन अराइज होगी। सो वी कैन से द मैग्नेट टेक्स ए लॉन्गर टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इसको भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का नाम दिया है। तो इसमें लिखा बेटा हमने, टाइम टेकन बाय द मैग्नेट टू फॉल थ्रू पीवीसी पाइप इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय मैग्नेट टू फॉल थ्रू सेम हाइट विदाउट पाइप। तो यहां टाइम उतना ही लगेगा जितना टाइम विदाउट पाइप लगता है, बट व्हेन द मैग्नेट फॉल्स देन इट टेक्स लॉन्गर टाइम बिकॉज ऑफ एडी करंट। इस मेटलिक पाइप में एडी करंट प्रोड्यूस होगा और वो इसके मोशन को अपोज करेगा। इसी कैटेगरी में जो इसकी सेकंड एप्लीकेशन है बेटा, आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, दैट इज इन स्पीडोमीटर। अक्सर जब हम स्कूटी, बाइक या कोई भी व्हीकल चला रहे हैं और जब हमारी नज़र पड़ती है स्पीडोमीटर पे, तो उसके थ्रू बच्चों हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर कर लेते हैं। लेकिन जो पॉइंटर जो है स्पीडोमीटर का, वो इस एडी करंट के कॉन्सेप्ट पे ही बच्चों वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? कुछ इस तरह से। ये हमारा व्हील है बेटा, और इस व्हील के थ्रू एक केबल होता है, उस केबल को कनेक्ट कर दिया जाता है एक सिलेंडर के साथ, और उस सिलेंडर के अंदर क्या लगी है बेटा? एक मैग्नेट लगी होती है। और जैसे ये व्हील मूवमेंट करता है, उसके बिहाफ पे इसके अंदर जो मैग्नेट मौजूद है वो क्या करती है? वो मूवमेंट करती है, जिस पे एक टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क की वजह से ये मैग्नेट घूमती है। और जैसे ही मैग्नेट घूमेगी, ये पॉइंटर क्या करेगा? डिफ्लेक्शन देना शुरू करेगा। अब बच्चों जब मैग्नेट घूमेगी, ये एक्चुअल में है किसके अंदर? ये एक सिलेंडर के अंदर है, एक चैम्बर के अंदर है। उस सिलेंडर के अंदर एडी करंट जनरेट होगा, और वो एडी करंट इसके मोशन को
अपोज करेगा, जो अभी हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में बात की थी इस तरह से, ये जो हमने बात की थी मॉर्निंग में, दिस वन, कि मैग्नेट जो है इसके मोशन को अपोज कर रहा है, कब? एडी करंट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है बच्चों कि इसके अंदर क्या होगा, इसमें इस ड्रम के अंदर, इस सिलेंड्रिकल ड्रम के अंदर कहें हम, एडी करंट प्रोड्यूस होगा और वो एडी करंट इसके मोशन को अपोज करेगा, जिसकी वजह से पॉइंटर जो है वो आके एक जगह रुकेगा और हम उसकी हेल्प से उस व्हीकल की स्पीड को मेजर कर लेंगे। सो इन स्पीडोमीटर ए स्मॉल मैग्नेट इज कनेक्टेड टू द मेन शाफ्ट ऑफ द व्हीकल। According to the speed of the vehicle, it rotates. Due to effect of eddy current, the motion of rotating is opposed and the pointer gets deflected through a certain angle. The pointer attached to the calibrated scale indicates speed of the vehicle, और इसके थ्रू हम इस व्हीकल की स्पीड को नोट कर लेंगे। तो स्पीडोमीटर में जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है उसमें एडी करंट का ही रोल एग्जिस्ट करता है। सेम बच्चों इंडक्शन फर्नेस, अक्सर हम अलॉय के बारे में स्टडी करते हैं बेटा बच्चों, और अलॉय जिसमें हमारे पास बहुत सारे मेटल्स को मिक्सअप करके हम बनाते हैं, लेकिन मिक्सअप करने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, उस मेटल को हमें एक मोल्टन स्टेज में लाना पड़ता है। तो उस मेटल को मेल्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं जिसको नाम दिया गया है इंडक्शन फर्नेस, जो कुछ इस तरह का होता है, जिसमें हमें एक सिलेंड्रिकल सिस्टम नजर आ रहा है और जिसके साइड में ये हमारे पास कॉपर कॉइल्स होते हैं कुछ इस तरह से, दीज आर द कॉपर कॉइल्स। और इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर हम मेटल के टुकड़ों को पुट कर देते हैं, दीज आर द स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ द मेटल्स। और इसको हमने कनेक्ट किससे कर दिया, एक एसी सोर्स से। और इस एसी सोर्स से जब हम करंट को पास करते हैं विद ए फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज टू 400 किलो हर्ट्ज, तो इस स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिंग करंट के पास होने से क्या होगा बेटा, इस अल्टरनेटिंग करंट का मतलब जो लगातार इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो सराउंडिंग में या ये कहें इन मेटल के टुकड़ों के कॉरस्पॉन्डिंग लगातार फ्लक्स भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। और उस फ्लक्स की वजह से बेटा इन मेटल के टुकड़ों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एडी करंट प्रोड्यूस होता है, इतना स्ट्रॉन्ग जितना वो इनको मेल्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है। तो ये उन टुकड़ों को मेल्ट कर देगा और सारे मेल्ट होके क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाएंगे। और मिक्सअप होने के बाद, ठंडा होने के बाद इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ये प्रॉपर उस शेप के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने लिखा, इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर which are utilized in preparing alloys by melting the metals. A high frequency 50, 60 or 400 kilohertz alternating current is passed through a coil which is surrounded the constituent metals. The large eddy current generates in the metal produces which melts the metal. तो बच्चों इस चैम्बर के अंदर हमने मेटल के टुकड़े रखे हुए हैं और इसके सराउंडिंग में क्या है बेटा, ये हमारे कॉपर कॉइल्स हो गए हैं। एक हाई अल्टरनेटिंग करंट जो हमने इसमें पास किया है उसकी वजह से इन मेटल के टुकड़ों में लगातार फ्लक्स चेंज होगा और इसकी वजह से लगातार एडी करंट सेटअप होगा और उस एडी करंट की वजह से यहाँ पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, जिससे ये सारे सारे मेल्ट हो जाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन फर्नेस। इसी कैटेगरी में आता है बेटा मैग्नेटिक ब्रेक्स, जो हमारी सुपर फास्ट मूविंग ट्रेन्स होती हैं बेटा, उनमें जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो यदि हम विदाउट एडी करंट बात करें और ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है उनको स्टॉप करने के लिए। लेकिन जो सुपर फास्ट मूविंग ट्रेन्स हैं, ब्रेक्स अप्लाई करते ही तुरंत कम से कम टाइम में वो उस पर्टिकुलर स्टेशन पे आकर रुक जाती हैं। तो बेटा यहाँ पर उन ट्रेन के मोशन को जो फैक्टर अपोज कर रहा है दैट इज़ द एडी करंट, जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ मैग्नेटिक ब्रेक्स का। तो इस डायग्राम में एक व्हील हो गया और इस व्हील के साथ आपको एक मेटलिक ड्रम नजर आ रहा है। जो व्हील घूमता है किसका, ट्रेन का, तो ये मेटलिक ड्रम भी क्या करेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग घूमेगा। और इसके साथ हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक्टिवेट करते हैं जब कभी भी हमें ब्रेक्स अप्लाई करने होते हैं। और उन इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, एक मैग्नेट, उनके कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहां से लिखा, इन सम इलेक्ट्रिकली पावर ट्रेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड इन द ट्रेन। व्हेन electromagnets are activated during the applied of brakes, then eddy current induced which oppose the motion of the wheel or we can say train.
तो ट्रेन के मोशन को अपोज करने के लिए भी इस एडी करंट के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है बच्चों। इसी कैटेगरी में 5th पॉइंट है बेटा इलेक्ट्रिक पावर मीटर। जो हमारे घरों में पुराने मीटर लगते थे, आपने देखा होगा आई थिंक, जिसमें एक रीडिंग भी आती है हमें, और उस रीडिंग के हिसाब से हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को चार्ज करना होता है, पे करना होता है, जितना भी हमने यूनिट्स को कंज्यूम किया है। और इसके नीचे एक सर्कुलर शाइनिंग डिस्क हमें नजर आती थी, जिसपे स्लाइटली एक रेड मार्क भी होता था उसके थ्रू। तो सर्कुलर शाइनिंग डिस्क जो घूम रही है, इसको कौन घुमा रहा है? एडी करंट घुमा रहा है। कब? जब ही इसमें एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिंग करंट आएगा, उसकी वजह से डिस्क घूमेगी, और इसके कुछ नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट होते ही यहाँ पर एक यूनिट जो कंज्यूम हो गई है वो ये मीटर शो कर देगा, और उसके हिसाब से हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बिजली का बिल जो है वो पे करना होता है। सो इन आवर इलेक्ट्रिक मीटर ए शाइनिंग डिस्क रोटेटिंग ड्यू टू एडी करंट डेवलप्ड इन द डिस्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एसी। इसी कैटेगरी में बच्चों 6th पॉइंट आता है एप्लीकेशन में, दैट इज मेटल डिटेक्टर। जब भी कभी आप किसी सिक्योरिटी पर्पज से, या जनरली ये कहें हम एयरपोर्ट पर गुजरते हैं बेटा, तो हमें सिक्योरिटी चेकअप के लिए गुजरना पड़ता है, और जो भी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है जिसको हमने मेटल डिटेक्टर का नाम दिया है, और उस मेटल डिटेक्टर से वो चेक करता है कि किसी भी पर्सन के साथ कोई मेटलिक ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो बच्चों वो भी हमारा इस एडी करंट के कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करता है। वो जो मेटल डिटेक्टर होता है बेटा, वो एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो जो फील्ड लाइनें जब हमारे पास से होकर गुजरती हैं, सपोज कोई पर्सन वहाँ जा रहा है और उसने अपने साथ एक मेटलिक ऑब्जेक्ट को ले रखा है, कोई एक पर्सन है और इसके साथ कोई मेटलिक ऑब्जेक्ट है। अब जैसे ही ये मेटल डिटेक्टर से गुजरेगा तो यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा बेटा, उस पर्सन के पास जो मेटल का ऑब्जेक्ट है उसमें एडी करंट जनरेट होगा, और उस एडी करंट से इस मेटल का अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट है। तो अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू एडी करंट, वो ये डिटेक्टर मेजर कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, और उसकी वजह से यहां पर क्या होगा, एक साउंड जो प्रोड्यूस होगा, और जिससे इस बंदे को पता लग जाएगा कि सामने वाले के पास कुछ मेटलिक ऑब्जेक्ट है। सो मेटल डिटेक्टर जनरेट्स अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड in airport or any security purpose whenever a person passes across the metal detector, and if he and she having any metallic object, then eddy current produce which induce the magnetic field, and hence it can be detected by the detector which produce a sound। और वो एक साउंड को प्रोड्यूस कर देगा, और उस तुरंत वो हमें सिक्योरिटी वाले अलग से रूम में ले जाके चेकअप करेंगे कि यदि हम कोई मेटलिक ऑब्जेक्ट तो अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। सो मेटल डिटेक्टर इज ऑल्सो वर्क्स ऑन एडी करंट। तो यहां से ये सारी हमारी कहलाती है बच्चों एप्लीकेशंस। सो वी कैन से एडी करंट इज ऑल्सो यूज्ड इन डीप ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में डीप ट्रीटमेंट, जो अक्सर हम सुनते हैं कि सिकाव हो रहा है, किन्हीं के जोड़ों में दर्द है, तो वहाँ पर एक सिकाव किया जाता है। आपने आई थिंक सुना भी होगा अपने सिटी के अंदर। तो वहाँ पर जो बॉडी के ट्रीटमेंट के लिए डीप हीट ट्रीटमेंट बोला जाता है इसको बच्चों, उसमें भी इस एडी करंट का ही रोल बताया गया है। लेकिन इस एप्लीकेशंस के साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस हमारे क्या हैं बेटा? तो आंसर है, इस एडी करंट की वजह से अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और उस एक्सेसिव हीट की वजह से कभी कभी वो अप्लायंस जो है डैमेज भी हो जाती है, खराब भी हो जाती है। तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इसके साथ साथ वो उन अप्लायंसेस की लाइफ जो है उसको भी रिड्यूस कर रहा है। सो फॉर मिनिमाइज द एडी करंट इफेक्ट, उस करंट के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम जो मेटल का जो कोर लेते हैं, सबसे पहले बात एक फिक्स डायरेक्ट ना होके, इट इज टू बी यूज्ड इन अप्लायंस एंड इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स। एक बड़ा सिंगल कोर ना होके बच्चों हम इस तरह से पतली पतली शीट्स लेते हैं इन दिस वे, और जो सारी आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं, और बच्चों इनके ऊपर हम एक कोटिंग करते हैं एक सब्सटेंस से, and that substance is known as lacquer, a synthetic substance made from Asian trees। जैसे आप अपनी मार्कशीट को फोटोकॉपी करवाने से पहले, या ये कहे यूज करने से पहले, लेमिनेशन करवाते हैं। एक पॉलीथीन का कागज सा होता है और वो आपकी मार्कशीट पे अटैच हो जाता है, जिससे कई सालों तक आपकी मार्कशीट सेफ रहती है। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हम उस क्या बताया, हम उस मेटल ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए बेटा
लेमिनेट करते हैं विद ए लैक्वर सब्सटेंस. सो इन दिस वे वी कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एडी करंट. थैंक यू.